Friends, today is lecture number 11, BCRW. Let me wait for a few minutes so that maximum number of participants may join. फैजुल्ला साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। हाँ, ये 200 क्रॉस करने दें, फिर मैं लेता हूँ, ठीक है? ठीक हो गया सर। हाँ जी। Session of BCRW. Today is our lecture number 11, in which, as usual, there would be three parts: part 1, part 2, and part 3. Part 1 contains uh, 2 3 officials of the Federal Secretariat, their functions, roles, and responsibilities we will discuss here. And part 2, as per previous practice, we will discuss the powers and functions of the different divisions or ministries. आज आपकी समरी या प्रेसी मैंने खत्म कर दी है। आज के सेशन के बाद वो चीज नहीं होगी। आप आपको खुद ही प्रैक्टिस करना होगी घर के अंदर, in the line of directions and instructions I have given to you people from time to time. If you feel any difficulty in understanding the concept of summarizing and basic writing, again you may ask me the questions. The third part today would relate to your communication, जो कि हमारी business communication actually होती है, जो कि प्राइवेट particularly उसके बारे में हम आज कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। तो इन दिस वे हमारे 3 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपका कोई अगर कोई क्वेरी, कोई डिफिकल्टी या एनीथिंग यू पीपल लाइक टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स, you are allowed to ask. And if there is no question, then I'll take up the session starting from the part 1. पार्ट 1 जो है आज के लेक्चर के अंदर, उसके अंदर मैंने आपका एक तो स्टेनोग्राफर जो सेक्शन के अंदर होते हैं उसको टेकअप किया मैंने, और दूसरा जो है वो सेक्शन असिस्टेंट का जो है वो रोल लिया है। एक मैं बात क्लियर करता चलूं कि ऑल दीज फंक्शंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पब्लिक officials and officers are given in the book Rules of Business 1973. उसके अंदर मौजूद है ये। You can download the book, वहां से पढ़ लें या मेरे नोट्स पढ़ लें। मैंने भी वहीं से बारो किए हैं ये, जो कि गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल्स के लिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो दे हैं। तो इस सिलसिले में आज की पहली हमारी जो स्लॉट है उसके अंदर सेक्शन स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट जो हैं ये लोग कौन होते हैं, एंड व्हाट फंक्शंस एंड जो ड्यूटीज जो हैं ये परफॉर्म करेंगे। सेक्शन स्टेनोग्राफर्स विल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज:
take down dictation of notes and drafts from their section officers and type them neatly and accurately. इनका काम ये है कि ये अपने सेक्शन ऑफिसर जो हैं उनसे डिक्टेशन लेते हैं, जो नोट्स वोट्स वो लिखाते हैं, फिर ये ड्राफ्ट को टाइप करते हैं इन नीटली एंड एक्यूरेटली मैनर। ये इनका बेसिक काम होता है। नंबर टू, इनकी ड्यूटी जो है या रोल जो है वो ये है कि they do most of the routine typing work in their sections, including typing of enclosures communications. If the enclosures exceed 3 pages and are not confidential secret, these must be sent to the clerk attached to the section for typing. अब ये टाइप वर्क जो करते हैं उसमें अगर 3 पेजेस तक तो ये कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही टाइपिंग का काम आ जाए और वो कॉन्फिडेंशियल नेचर का ना हो तो स्टेनोग्राफर जो है वो नीचे उसका जो टाइपिंग क्लर्क्स होते हैं सेक्शन के अंदर उसको टाइप वर्क दे देता है। इट रेस्ट विद द रोल ऑफ द स्टेनोग्राफर कि वो क्या खुद टाइप करना चाहेगा या नीचे अपने नीचे जो टाइपिंग क्लर्क है उसको देना चाहेगा। If the nature of the typing work is confidential and secret, then the stenographer himself has to type it and put up before the section officer. और अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो फिर भी नीचे भी काम टाइपिंग क्लर्क से भी करा सकता है। तीसरा रोल इसका ये है कि नोट डाउन शेड्यूल मीटिंग्स, टाइम लिमिट केसेस एंड इंपॉर्टेंट केसेस इन द सेक्शन ऑफिसर्स टेबल डायरी एंगेजमेंट्स। As stenographers are attached with the mostly the section officers, ये अपने सेक्शन ऑफिसर जो हैं उनकी मीटिंग्स, टाइम लिमिट केसेस और इम्पोर्टेंट केसेस जो हैं उनकी टेबल डायरी के ऊपर उसको अपडेट करता रहता है। अपडेट करने के बाद ही हिमसेल्फ सेक्शन ऑफिसर जो है अपना इंचार्ज जिसका जो होता है उसको जुबानी भी बताता है कि सर आपकी मीटिंग इतने बजे है, फला जगह मीटिंग है, इतने केसेस जो हैं वो टाइम लिमिट केसेस हैं। तो इम्पोर्टेंट केसेस जो कि अर्ली डिस्पोजल जिनकी होनी होती है उनके बारे में ब्रीफ करता है सेक्शन ऑफिसर को। चौथा रोल जो है इसका वो ये है कि ही अटेंड्स टू द टेलीफोन इन द एब्सेंस ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड मेंटेन्स द सेक्शन टेलीफोन रजिस्टर। अगर सेक्शन ऑफिसर अपने कमरे में नहीं है तो स्टेनो जो है उसका वो बैठ के उसकी एब्सेंस में उसके टेलीफोन अटेंड करेगा और टेलीफोन का एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। जब ऑफिसर वापस आएगा तो उसे बताएगा कि फला फला कॉल्स आई हुई थी, तो वो फिर कॉल बैक कर लेते हैं। इसके अलावा भी टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करता है। शकील हसन, थोड़ी देर इंतजार कीजिए प्लीज। पांचवा रोल जो ये प्ले करता है कि is responsible for the proper handling and care of their computers and other office equipment। ये शख्स जो है ये इसके पास कंप्यूटर्स और जो ऑफिस का इक्विपमेंट जो है वो होता है उसकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी। whatever is placed in the section officer's room, he is also responsible to maintain that equipment in neat and tidy manner। फिर ये सेक्शन ऑफिसर के कमरे के अंदर उसकी सफाई सुथराई जो है वो भी ये करवाता है नायब कासिर से प्रॉपर वे के अंदर।
He performs the duties of section assistant during his temporary absence. सेक्शन असिस्टेंट जो है वो अगर छुट्टी पर हो तो उसके काम भी जो है वो स्टेनोग्राफर, सेक्शन स्टेनोग्राफर जो है वो परफॉर्म करता है. These are the important duties that have been assigned to the section stenographer. मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसके ऊपर. तो ये तो आप लोग अपने दफ्तरों के अंदर भी वैसे जानते हैं, लेकिन ये ड्यूटीज जो हैं ये शायद आपने पहले ना पढ़ी हों. तो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेक्शन स्टेनोग्राफर. देन सेक्शन असिस्टेंट आता है. सेक्शन असिस्टेंट जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चन इम्तहान के अंदर आपका आ चुका है. सेक्शन असिस्टेंट का रोल जो है वो क्या होता है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ असिस्टेंट का रोल है द सेक्शन असिस्टेंट शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज इन हिज सेक्शन. He will maintain reference books and keep them up to date by getting the correction slips pasted. सेक्शन असिस्टेंट का पहला रोल जो सेक्रेटेरिएट के अंदर डिफाइन किया गया है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हमारी जो बुक्स हैं, रूल्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं. तो बेसिक रूल के ऊपर अगर कोई आ गई है, कोई अमेंडमेंट आ गई है, तो वो अमेंडमेंट उस रूल के साथ अटैच करना जो है वो इसका काम है. करेक्शन स्लिप पे लगाता है ताकि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज या रूल्स जो हैं वो अपडेटेड रहें. दूसरा रोल इसका ये है कि ही इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग टू ए केस any precedent, policy, rules, or regulations relating to it, and flagging them properly and making references in the margin of the case before its submission to the section officer. Whenever he is putting up a case to the section officer for its disposal, तो ये फाइल के अंदर उस पेपर को लगाता है. उसको PUC कहते हैं, पेपर अंडर कंसिडरेशन. जिसका इसने डिस्पोजल करवानी है उसके लिए ऑफिस नोट पुटअप करता है. वो केस जो कि पुटअप कर रहा है उससे मुतलका ऑलरेडी कोई मिसाल मौजूद है. प्रेसिडेंट कहते हैं मिसाल को कि कोई उसका कोई एग्जाम्पल प्रेसिडेंट पहले मौजूद है. तो ये लिखता है अपने नोट्स के अंदर अपने सेक्शन ऑफिसर के नॉलेज के लिए कि जी ये प्रेसिडेंट मौजूद है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, और ये फला फला फाइल के पेज के ऊपर लगे हैं और इसकी ये फ्लैगिंग करता है. अकाउंट्स ऑफिस के अंदर फाइलों का इतना सिस्टम जो है वो शायद परफेक्ट नहीं होता जितना कि सेक्रेटेरिएट के अंदर होता है. तो प्रेसिडेंट्स पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर फ्लैग लगाता है और अपने ऑफिस नोट के अंदर लिखता है कि ये जो केस हम डिस्पोजल करने जा रहे हैं इससे मुतलका रेलेवेंट रेफरेंसेस मैंने फ्लैग ए में किए हैं, बी में किए हैं, सी में किए हैं, ताकि सेक्शन ऑफिसर जो है उसको आसानी हो जाए कि देखने में और फौरी तौर पर उस फ्लैग के ऊपर जाए और उसको खोल के वो उसको पढ़ के उसकी रेलेवेंस जो है वो चेक कर सके. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दैट a section assistant is dealing in the secretariat. और सेक्शन असिस्टेंट जो हैं वो इतने तजर्बाकार होते हैं कि फिंगर टिप्स के ऊपर उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रेसिडेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं.
and this section assistant is quite helpful for its senior officer, who is the section officer, for the disposal of the cases in the ministry या डिवीजन। तीसरा रोल जो है, he should undertake reference and research work, कि वो चीजें पढ़ता रहता है, वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में से गुजरता रहता है, रिसर्च वर्क भी करता है कि इस to acquaint himself with the rules and regulations pertaining to the subjects dealt with in his sections। इसके सेक्शन के अंदर जो सब्जेक्ट डील हो रहे होते हैं उनके बारे में जानकारी करता रहता है कि कौन से रूल्स जो हैं इसके ऊपर, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। फिर उसके बाद मेंटेन करता है स्टेटिस्टिक्स को दैट इज रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन ऑफिसर। For example, in a service branch, maintain list of officers belonging to a specific cadre, showing their latest postings, and while examining old record, take extracts of important policy decisions that are helpful in disposing of the matters that have been assigned to his section। चौथा रोल जो है, he will record advice tendered by the services, law and finance departments on any important matter, refer to these departments in a notebook, and also keep them with him a separate reference collection of important decisions। हमारे अकाउंट्स के दफ्तरों के अंदर भी कुछ लोग जो हैं अपने रूल्स को अपडेट रखते हैं, अपनी डायरी बनाते हैं, रेफरेंसेस लिखते हैं अपने, ताकि उनको अपने काम के अंदर जो है किसी को एडवाइस देना पड़े या रेफर करना पड़े कोई केस, तो वो वहां से निकाल के उसका रेफरेंस देते हैं। ऑडिट वाले भी ऐसा करते हैं, ऑडिट वाले जो पेरोल वाले लोग होते हैं वो भी, फिर जीपी फंड के ऊपर, फिर पेंशन के ऊपर जितने भी रूल्स या रेफरेंसेस होते हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह पर जो है रखना, वो सेक्शन असिस्टेंट का काम। पांचवा फंक्शन जो है वो यूं करता है कि ही प्रिपेयर सच स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स एंड कलेक्ट सच मटेरियल एंड स्टैटिस्टिक्स एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन ऑफिसर। आपने देखा होगा कि हमारे अकाउंट्स के अंदर भी पर्टिकुलरली एडमिन सेक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स या रिटर्न्स जो हैं वो जानी होती हैं, सीजीए को जानी होती है, ऑडिटर जनरल को ऑफिस को जानी होती है, तो वो सारे रिटर्न्स जो हैं वो उनको प्रिपेयर करता है और फिर टाइमली ये सबमिट भी करता है। He will also maintain prescribed charts regarding all outstanding reports and returns due to be received in the section or to be submitted by the section। फिर ये एक चार्ट भी मेंटेन करके रखता है अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर या अपने टेबल के ऊपर कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं, जो उससे बाहर से रिसीव होनी थी या इसने सबमिट करनी थी अपने कंसर्न क्वार्टर्स को। उसकी लिस्ट प्रिपेयर करता है कि ये रिपोर्ट भेज दी गई है, ये रिपोर्ट ड्यू है, ये फलां तारीख को ड्यू है। जो नीचे अटैच डिपार्टमेंट से या सबऑर्डिनेट ऑफिस से जो आती थी रिपोर्ट्स, उनमें से कौन सी आ गई है, कौन सी रह गई। देन ही आल्सो मेंटेन्स द चार्ट अबाउट द टाइम लिमिट केसेस। अब हमारे दफ्तरों के अंदर कुछ केसेस होते हैं, टाइम लिमिट केसेस हैं कि इतनी देर के अंदर, इतने दिनों के अंदर इसकी डिस्पोजल जो है वो होनी। टाइम लिमिट केस, सीक्रेट केसेस, कॉन्फिडेंशियल केसेस, ये सारे के सारे जो हैं वो भी इसके नोटिस में होते हैं कि इनकी कब कब डिस्पोजल जो है वो ड्यू है। सातवां रोल जो है इसका,
In the temporary absence of the section officer, he will submit and personally explain urgent cases to the deputy secretary concerned. अब चूंकि ये बहुत तजर्बाकार लोग होते हैं, बड़ी बड़ी सर्विस के बाद इस ओहदे के ऊपर आते हैं, तो अगर सेक्शन ऑफिसर जो है वो छुट्टी पर कहीं हो, तो सेक्शन ऑफिसर का इमीडिएट बॉस जो है वो डेप्टी सेक्रेटरी होता है। तो ये डेप्टी सेक्रेटरी को पर्सनली कोई केस अगर जरूरत पड़े डेप्टी सेक्रेटरी को अर्जेंट केस, तो उसकी ब्रीफिंग भी ये देता है जाके कि जी सेक्शन ऑफिसर साहब तो छुट्टी पर हैं और मैं आपको ब्रीफ करता हूँ इस केस के बारे में। ये काम भी ये करते हैं ये लोग। आठवां रोल जो है, ही विल अंडरटेक पीरियोडिकली ए प्रॉपर क्लासिफिकेशन, recording, indexing, and reading of files. This is not reading, it is reading. रीड आउट कहते हैं फाइल को क्लासिफाई करना, फाइलों को रिकॉर्डिंग करना। इसके ऊपर मैं आपको फाइलिंग सिस्टम के ऊपर हमारा एक अलग से डिटेल्ड लेक्चर है, उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। बहरहाल यहाँ चूंकि इसका रोल सेक्शन असिस्टेंट का है, तो ये मैं आपसे शेयर करता चलूँ यहाँ पर कि ये फाइलों की क्लासिफिकेशन करता है, पीरियडिकल रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, इंडेक्सिंग करता है। फिर जो फाइलें रीड आउट होने वाली हैं, रीड आउट से मुराद जो है कि जो फाइल जो है वो पुरानी हो गई है, तो उसको नकारा करके इसने रिकॉर्ड से अलग करना है। ये सारे काम जो हैं ये अंडर द इंस्ट्रक्शंस जो है, जो कि सेक्रेटेरिएट मैनुअल के अंदर लिखा होता है, उसके मुताबिक करने का मजाज है। बट एट द सेम टाइम ही गेट्स गाइडेंस फ्रॉम द सेक्शन ऑफिसर, जो कि इसका इंचार्ज होता है, एंड सबमिट ए हाफ ईयरली सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस टू द डेप्यूटी सेक्रेटरी कंसर्न्ड थ्रू द सेक्शन ऑफिसर बाय द एंड ऑफ जून एंड दिसंबर ईच ईयर। साल में 2 दफा ये काम करता है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करता है, फाइलों की रिकॉर्डिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है, और रीडिंग आउट अगर होनी हो तो उसको करता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट, बंदे तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं मिनिस्ट्री के अंदर, लेकिन सेक्शन असिस्टेंट जो है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर दैट हेल्प्स द सेक्शन ऑफिसर कंसर्न, जो कि इमीडिएट बॉस है, और डेप्टी सेक्रेटरी इसका जो उससे नेक्स्ट हायर बॉस है, बिकॉज ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड मोस्ट क्या कहते हैं, स्किलफुल पर्सन होता है केसेस को ऑफिशियली हैंडल करने के लिए। तो इसके बाद इसका नवा फंक्शन जो है वो ये है कि ही कंपेयर्स टाइपिंग वर्क विद द सेक्शन स्टेनोग्राफर क्लर्क व्हेन नेसेसरी। सेक्शन स्टेनोग्राफर जो है वो अगर टाइप वर्क कर लेता है, तो फिर ही उसके काम को कंपेयर करता है ओरिजिनल जो ड्राफ्ट बना होता है, अप्रूव हुआ होता है उसके साथ, कि क्या वाकई सही टाइप हुआ है कि नहीं। 10वां रोल इसका ये है कि ही विल जनरली इंस्ट्रक्ट एंड गाइड द सेक्शन क्लर्क एंड सुपरवाइज हिज वर्क। इसके नीचे सेक्शन क्लर्क होता है, एक होता है, ये 2 होते हैं, according to the volume of the work that is being dealt in a section। तो उनको उनकी सुपरविजन जो है सेक्शन क्लास की, वो भी यही कर। In the temporary absence of the section officer, he will attend to any urgent reference on cases that may require immediate attention.
सेक्शन ऑफिसर अगर कहीं गया हुआ है, मीटिंग पर गया है, छुट्टी पर है, इस टूर पर है, तो ये शख्स जो है इमीडिएट केसेस अगर कोई आ जाए तो उसको डील विद करता है। 11th फंक्शन जो है, in the absence of clerk, a record keeper, he will perform the duties of the clerk या record keeper। इसके नीचे रिकॉर्ड कीपर होता है, क्लर्क होता है, एक या दो से ज्यादा भी होते हैं। अगर उनमें से कोई एब्सेंट हो तो उनके काम भी ये करता है। 12th फंक्शन जो है वो he will prepare drafts for approval after final orders have been passed। अब फाइल जो है वो सेक्शन असिस्टेंट पुट अप करता है सेक्शन ऑफिसर को। सेक्शन ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर नोटिंग करके वो डिप्टी सेक्रेटरी को सबमिट करता है। अगर डिप्टी सेक्रेटरी ने अपने लेवल के ऊपर उसकी डिस्पोजल उसको पावर्स के अंदर है तो वो कर देगा डिप्टी सेक्रेटरी। अदरवाइज डिप्टी सेक्रेटरी विल रेफर द केस टू द जॉइंट सेक्रेटरी इन द फेडरल सेक्रेटरी। अगर जॉइंट सेक्रेटरी के परव्यू के अंदर वो केस आता है तो उसकी डिस्पोजल हो जाएगी। अदरवाइज ही विल रेफर द केस टू द एडिशनल सेक्रेटरी। और अगर कोई पॉलिसी इशू आ जाए तो एडिशनल सेक्रेटरी विल आल्सो रेफर दिस फाइल टू द सेक्रेटरी फॉर फाइनल अप्रूवल। तो जिस लेवल के ऊपर भी अप्रूवल होके वो फाइल वापस आए ऑर्डर होके, तो उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करना जो है वो भी सेक्शन असिस्टेंट का काम। 13वां फंक्शन है ही विल टेक फॉलो अप एक्शन बाय पुटिंग अप रिमाइंडर्स फॉर सिग्नेचर ऑफ द कंसर्न सेक्शन ऑफिसर ऑन ड्यू डेट्स। ये चीजों को फॉलो अप भी करता है कि कुछ चीज डिले तो नहीं हो रही। अपने सेक्शन ऑफिसर को रिमाइंड कराता रहता है कि सर इसकी डेट जा रही है, इसका रिमाइंडर देना है तो काइंडली इसको अप्रूव कर दो। He will also collect information from the concerned agencies। अगर कहीं से मिनिस्ट्री के अलावा बाहर से कोई इंफॉर्मेशन उसने ले ली है, अटैच डिपार्टमेंट से उसने इंफॉर्मेशन ले ली है या कहीं और किसी एजेंसी से ले ली है, तो उनको भी रिमाइंडर इशू करता है कि जी आपसे हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी, वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो आप काइंडली स्पीड अप करें वर्क और हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आप पहुंचाएं। 14वां फंक्शन जो है एक सेक्शन असिस्टेंट का, बोलिए ही विल मेंटेन सेपरेट रनिंग समरी ऑफ ईच केस गिविंग हिस्ट्री बैकग्राउंड एंड द स्टेज ऑफ द डिस्पोजल। इसका काम ये होता है, ये हमारे अकाउंट्स के दफ्तरों के अंदर ये चीज नहीं पाई जाती। रनिंग समरी ऑफ द केस का मतलब ये है कि कोई भी फाइल आती है, उसके अंदर जो केस डील हो रहा है उसकी अपडेटेड पोजीशन जो है वो रनिंग समरी ऑफ फाइल के अंदर बना के उस फाइल का हिस्सा बना देता है। उसके अंदर सारी हिस्ट्री की बैकग्राउंड देता है, कब कब उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई, ताकि डिस्पोजल करने के लिए आसानी हो जाए। रनिंग समरी ऑफ द केस इज इट मीन्स के मेन फैक्ट्स जो मैंने आपको समरी या प्रेसी बनाने के लिए मैंने दिए थे वो ये अप्लाई करता है सेक्शन असिस्टेंट। एक रनिंग समरी बनाता है, रनिंग समरी की फाइल अलहदा उस फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर लगा देता है, ताकि इसे पता हो कि किन किन डेट्स के ऊपर कब कब जो है इसके अंदर क्या क्या इस केस के अंदर कोई अपडेशन आई है, क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो वो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर लेके एक दो पेजेस पर मुश्तमिल होती है ये। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये हेल्प आउट करती है इन द डिस्पोजल ऑफ द केसेस
या बाय द सीनियर ऑफिसर्स, वो पूरी मोटी फाइल में से गुजरने की बजाय रनिंग समरी देखते हैं, और अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो डिटेल में भी जाकर चीजों को चेक कर सकते हैं। बट फिलहाल प्लीज होल्ड ऑन योर क्वेश्चन। तो ये रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के ऊपर भी मैं आपसे एक अलहदा एक इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता है इम्तहान के अंदर, कि व्हाट डू यू मीन बाय रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। तो वो भी प्रिपेयर मैं करवाऊंगा आपसे। 15वां रोल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ केसेस इंटरेस्टेड टू हिम बाय द सेक्शन ऑफिसर। ये चूंकि केसेस से सारे जुबानी याद होते हैं, तो सेक्शन ऑफिसर जो है इसे जो को काम देता है तो उसको जाके ओरल प्रेजेंटेशन भी देता है कि सर आई हैव डन दिस जॉब, इसके अंदर ये डेवलपमेंट है, इस स्टेज के ऊपर ये केस पड़ा हुआ है। तो ये इस टाइप की प्रेजेंटेशन भी देता है। देन 16वां फंक्शन है, ही विल डू सच अदर ऑफिस वर्क्स एज मे बी इंटरेस्टेड टू हिम बाय द सेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा भी जो ले डाउन रूल्स जो हैं वो मेंशन यहाँ मैंने आपके सामने किए हैं। और कोई काम सेक्शन ऑफिसर इसको असाइन करता है तो वो भी इसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको करे। एनी अदर 17वां रोल, एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द सेक्शन ऑफिसर, it becomes the duty of the section assistant to take up the case. With this, we came to the end of the first chapter, first part of our today's lecture. Now, you people are allowed to ask the question about the part one of our lecture. राजुल्ला साहब इन्हें अलाउ करें। ठीक हो। जी, एनीबॉडी जिसने कुछ सवाल पूछना है, जो लोग हाथ खड़ा कर रहे थे, वो सवाल उनके कौन कौन से हैं, प्लीज वो आप पूछ सकते हैं। जी, आप जिन लोगों के बिलाल मसलन था वो पूछना चाह रहा था कोई सवाल, एक साहब और थे, नकाश पूछना चाह रहा है। जी नकाश, क्या सवाल है आपका भाई? जी, ओपन योर माइक। मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही। एनी अदर पार्टिसिपेंट हु हैज रेज्ड द हैंड, वो सवाल करना चाहे तो वो कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुंसिफ खान बोल रहा हूँ फ्रॉम रेलवे अकाउंट्स। जी जी। सर पूछना ये था कि इसका जो है वो इंचार्ज ऑफिसर कौन है, सुप्रिटेंडेंट है या सेक्शन ऑफिसर? इसका सेक्शन असिस्टेंट का। जी सर, असिस्टेंट का। सर क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर जो है, जो असिस्टेंट होते हैं और जो हेडक्वार्टर है इनका लाहौर के अंदर, वहां पे असिस्टेंट को हेड क्लर्क्स कहते हैं। अब जबकि हेड क्लर्क्स जो है वो उनका इंचार्ज जो है वो सुपरिटेंडेंट होता है यहाँ एग्जेक्टिव में, हेडक्वार्टर के अंदर लाहौर में। जबकि मिनिस्ट्री में वहां पे इसका इंचार्ज जो है वो सेक्शन ऑफिसर है। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही कि इसका मेन कौन सा होगा। देखें, पहली बात ये है कि मैं आपका सिलेबस जो है वो मिनिस्ट्री तक महदूद है, वो आपका रेलवे हेडक्वार्टर तक महदूद नहीं है। इन लोगों के अपने डेजिग्नेशन होते हैं। दे कैन नॉट यूज द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री। आपको इम्तहान में सवाल आएगा तो मिनिस्ट्री जो है
फेडरल सेक्रेटेरिएट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके रेलवे हेडक्वार्टर के लोगों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। एक बात। दूसरी ये है कि मिनिस्ट्री के अंदर भी सुपरिटेंडेंट होते हैं, लेकिन वो रिसीट एंड इशू ब्रांच के अंदर जो है वो सीट एक पक्की होती है। इसके अलावा अगर वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है वो ज्यादा हो तो सुपरिटेंडेंट की सीट मिनिस्ट्री के अंदर भी कभी कभी ले लेते हैं और सेक्शन असिस्टेंट उसके अंडर आता है। तो प्लीज कीप इन माइंड कि यू पीपल विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन about the federal structure of the government and not the railway board, not the AG office, and not any other organization। सिर्फ और सिर्फ आप कंसंट्रेट करेंगे सेक्रेटेरिएट के वर्क के ऊपर और उनमें जो लोग काम करते हैं उनके बारे के अंदर। मुनसब, मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा आपको। जी मुनसब खान। सर ओके हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टेनोग्राफर का जो डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है। तो इन केस क्वेश्चन अगर आता है इम्तिहान के अंदर स्टेनोग्राफर, तो वहां पे स्टेनो ही लिखना जरूरी है कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी लिखेंगे हम? नहीं, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का डेजिग्नेशन वहां नहीं है। सेक्रेटेरिएट के अंदर स्टेनोग्राफर इज स्टेनोग्राफर, या उसको पीए कह सकते हैं हम। ठीक है। तो बाकी जितने मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं या जिनके बारे में मैंने ब्रीफ किया है, आप इसी तक रहिएगा, अपने दफ्तरों को इसके साथ ना मिलाइए, क्योंकि हर दफ्तर का नॉमनक्लेचर जो है, आपके जो सुबॉर्डिनेट ऑफिसेस हैं उनमें कोई और प्रैक्टिस होती है, हेडक्वार्टर में और होती है, मिनिस्ट्री में और होती है। तो you people will be required to attempt the question about the secretariat work. जी Okay? सर, थैंक यू सर। ओके जी। कोई एनी अदर पार्टिसिपेंट की सवाल आपका है तो? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मोहम्मद अजीम इज हियर फ्रॉम वापडा। सर जी एक क्वेश्चन, जो आपका पॉइंट है इसमें 13 नंबर पॉइंट है जिसमें सेक्शन ऑफिसर पूछता है, सॉरी ये हाँ जी असिस्टेंट सेक्शन जो पूछता है कि सिग्नेचर के लिए वो रिमाइंडर देता है अपने सेक्शन ऑफिस। तो क्या जो जैसे रिमाइंडर देगा असिस्टेंट वो सेक्शन ऑफिसर को, वो किस फॉर्म में, कोई लेटर लिख के या जस्ट नोटिंग फॉर्म में देगा या जस्ट वैसे ही वर्बली? नहीं, देखिए वो तो रिमाइंडर की एक अपनी शेप होती है और वो अप्रूव फॉर्मेट होता है, वो बना के तैयार करके सेक्शन ऑफिसर के सामने रखेगा। सेक्शन ऑफिसर इज अथॉराइज्ड टू इशू द रिमाइंडर टू द कंसर्न्ड क्वार्टर कि जी ये इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड थी, आपसे हमें नहीं आई। ये बंदा सिग्नेचर के लिए सेक्शन ऑफिसर को पुट अप करेगा, ये खुद साइन करके नहीं बजवाता है। इसलिए यहाँ पर सिग्नेचर का नाम दिया गया है कि ही पुट्स अप द रिमाइंडर फॉर सिग्नेचर टू द कंसर्न सेक्शन ऑफिसर के सर इसकी डेट ड्यू है रिमाइंडर देने की, तो आप इसको जरा जल्दी साइन कर दें। ये इसका मतलब है। जी अजीम। और कोई साहब जिनका कुछ सवाल रहता हो? अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं अगले पार्ट पर चला जाऊं, फिर शुरू करें सेकंड पार्ट।
एक सवाल जो है वो असद अली पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर लिखा है इन्हें। असद अली ने लिखा है, कैन वी डिस्क्राइब रनिंग समरी एज ऑफिस नोट विच वी पुट अप टू द कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स? नो, नॉट एट ऑल। ऑफिस नोट और होता है और रनिंग समरी और होती है। ये चीजें ऑफिस नोट और रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है केस की, वो मैं आपको अलहदा लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक सवाल मोहम्मद उस, अच्छा चले असद अली, आपको क्लियर हो गया ये? ये उस्मान पूछ रहे हैं कि कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन जो है नेटवर्क, ये तो मेरा ख्याल है अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, तो जब आएगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ग्रेप वाइन वगैरह तो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया आपके साथ, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मोहम्मद निकाश बात करूं। जी सर नकाश। सर एक क्वेश्चन है कि ये जो स्टेनो टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर है, ये प्रैक्टिकली ये टाइपिंग वर्क ही करता है या ये प्रैक्टिकली ये स्टेनो का काम भी करता है, मतलब कि जो शॉर्ट हैंड स्पेशल कोर्स होता है इस पोस्ट के लिए? ये टाइपिंग का काम नहीं करता, इसके बड़े सारे फंक्शन मैंने 5-7 आपको लिखवाए हैं, वो सारे फंक्शन करता है। टाइपिंग तो एक एडिशनल वर्क है इसका। ठीक है, तो सर ये जो शॉर्ट हैंड में मतलब इनको ये जी स्पेशल जी जी, इनका कोर्स ये वो सारा है। काम ये करता है। ये डिक्टेशन लेता है, ये टाइप करता है, फिर वो अपने सेक्शन ऑफिसर की जो है वो दफ्तर को मेंटेन कराता है। इक्विपमेंट उसका जितना है उसकी हिफाजत इसके जिम्मे है। टेलीफोन कॉल्स भी सुनता है अगर सेक्शन अफसर ना बैठा हो। और लाइकवाइज सो मेनी फंक्शंस हैव बीन असाइंड टू दिस। वो आप मेरे नोट्स जो मैंने दिए हैं जी उसको जी। प्लीज पढ़िएगा। जी नकाश, क्लियर हो गया? राव शाहरुख का सवाल है कि अगर सुपरिंटेंडेंट और सेक्शन ऑफिसर जो है वो सेम ग्रेड में हो, तो मींस B-17 में हो, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है वो कौन होगा? तो वो फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर जो है वो सुपरिंटेंडेंट का इंचार्ज होता है, तो सुपरिंटेंडेंट का वो उसकी जो है उसको रिपोर्ट करेगा। वो सेक्शन ऑफिसर के अंडर सुपरिंटेंडेंट होता है, उसके ऊपर नहीं होता। तो सेक्शन ऑफिसर जो है उसका बॉस डिप्टी सेक्रेटरी होता है, सुपरिंटेंडेंट का बॉस सेक्शन ऑफिसर होता है। अगरचे दोनों के ग्रेड अगर एक ही जैसे हों तो फिर भी जो है वो सेक्शन अफसर के मातहत आएगा। एक सवाल जो है वो
रनिंग समरी ऑफ द केस जो है उसके बारे में ये कंफ्यूजन जो है ये चूंकि आप लोग मोस्टली अटैच डिपार्टमेंट से हैं या सुबॉर्डिनेट ऑफिस से हैं, आपको रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है उसको समझने में मुश्किल आ रही है। एक फाइल के अंदर जब केस पुट अप होता है, पर्टिकुलरली जब कोई पॉलिसी इशू जो है उसकी फाइल के अंदर आता है, तो वो फाइल 100 पेजेस 100+ पेजेस में चली जाती है। तो इतनी फाइल को एक अफसर के लिए पढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो जो सेक्शन असिस्टेंट है वो उसकी रनिंग समरी तैयार करता है, जो कि 1-2 पेजेस पर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर सारी वक्तन फक्तन जो उसके अंदर डेवलपमेंट्स हुई होती हैं उसको नोट करता है। फलां तारीख को इसके बारे में ये फैसला हुआ, फलां में ये हुआ, फलां वक्त में इसका ये स्टेटस हो गया। तो ये रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है ये फाइल कवर के अंदर लगा के असल मोटी फाइल के अंदर रखी जाती है, ताकि इंचार्ज अफसर जो है वो इसको पढ़ना चाहे, देखना चाहे, तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द वो वॉल्यूमिनस फाइल जो है वो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट देख के तो अपना माइंड जो है मेकअप कर लेता है कि इस केस का स्टेटस क्या है। तो इसके बारे में मैं डिटेल आपके साथ बात करूंगा एक अलहदा लेक्चर के अंदर। और ये रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है इसका क्वेश्चन इम्तहान में ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, अब खत्म हो गए आपके सवाल, तो मैं पार्ट 2 की तरफ अब चलता हूं। जी गालिब, आपका क्या सवाल है? गालिब हैज रेज्ड हिज हैंड। क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। जी हेलो। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर ये स्टेनोटाइपिस्ट जो एज ए पीए का काम भी करेगा या वो एज ए सेक्शन में बैठेगा या एज ए पीए भी होगा? जीपीए भी होगा, दोनों काम ठीक करेगा। ठीक, सही, शुक्रिया। ओके। आज का पार्ट 2 जो है इसके अंदर फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिवीजन जो हैं, उसमें मैंने आज डिफेंस डिवीजन को लिया है। पहले नंबर पर डिफेंस डिवीजन के बारे में कि डिफेंस डिवीजन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पावर्स क्या है। नंबर 1 है डिफेंस ऑफ द फेडरेशन आर एनी पार्ट देयर ऑफ इन पीस आर वॉर्स। ये मुल्क के अंदर डिफेंस की जिम्मेदारी इनकी होती है, खा पीस हो, अमन हो या वॉर हो, दोनों सूरत के अंदर डिफेंस डिवीजन जो है वो पीस मेंटेन करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। एंड डिफेंस डिवीजन के अंडर आती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये तीनों जो अदारे हैं ये डिफेंस डिवीजन के अंडर काम करते हैं। इन सब के मैटर्स जो हैं, सर्विस मैटर्स हों, all types of matters that are dealt with the armored forces, वो सारे के सारे डिफेंस डिवीजन में फाइनलाइज होते हैं। नंबर 2, डिफेंस डिवीजन का रोल जो है, सिविलियन एम्प्लॉयज भी डिफेंस डिवीजन के अंडर होते हैं। सिविलियन एम्प्लॉयज पेड फ्रॉम द डिफेंस एस्टिमेट्स। ये जो सीएमए के ऑफिसेज होते हैं इसके अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं ये सिविलियन होते हैं, और ये लोग डिफेंस एस्टिमेट से अपना बजट क्लेम करते हैं और
ये लोग डिफेंस डिवीजन के अंडर फॉल करते हैं। तीसरा रोल जो है, डिफेंस मैटर्स पर्टेनिंग टू ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद अदर गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू परचेज ऑफ स्टोर्स। डिफेंस डिवीजन जो है दूसरे मुल्कों के साथ अगर कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी करता है तो डिफेंस डिवीजन करता है। फौज अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकती। ऑल ट्रीटीज, all agreements with the foreign governments are done with the defense division, सिवाय स्टोर परचेज करने के। ये स्टोर परचेज नहीं करता, वो आर्मी अपना स्टोर परचेज करती है, नेवी अपना करती है, एयरफोर्स अपना करती है। लेकिन ये दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे मुल्कों की फौज के साथ कोई ट्रीटी नहीं कर सकती, ना आर्मी, ना नेवी, ना एयरफोर्स। इनके बिहाफ के ऊपर डिफेंस डिवीजन आके तो ये रोल अदा करता है। नंबर 2, मैटर्स रिगार्डिंग मिलिट्री असिस्टेंस टू फॉरेन कंट्रीज। हम हमारी फौज जो है वो जाती है यूएनओ के मिशन के ऊपर, कहीं जरूरत पड़ती है दुनिया के अंदर पीस मेंटेन करने की, तो मिलिट्री की असिस्टेंस जो है दूसरे मुल्कों को अगर चाहिए होती है तो उसका फैसला जो है वो डिफेंस डिवीजन करता है, ना कि फौज के ये इदारे जो हैं वो करते हैं। Store and stationery for the defense services other than dealt with by the Defense Protection Division. ये डिफेंस सर्विसेज के लिए ये भी डिफेंस डिवीजन जो है वो डील करता है। स्टोर्स एंड स्टेशनरी बल्क परचेसेस में हो तो डिफेंस डिवीजन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है। नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जिसे NLI कहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर, ये पहाड़ों के ऊपर NLI की एक हमारी फॉर्मेशन है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डायरेक्ट डिफेंस डिवीजन के अंदर होता है। नेशनल गार्ड की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी डिफेंस डिवीजन के अंदर होती है। International Red Cross and Geneva Conventions in so far as they affect belligerents. ये लोग जो हैं ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस और जेनेवा कन्वेंशन के तहत भी जो हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं डिफेंस डिवीजन जो है। मिलिट्री अवार्ड्स एंड डेकोरेशंस जो हैं उसको भी डिफेंस डिवीजन करता है। वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन जो है वो भी डिफेंस डिवीजन के अंदर फॉल करती है। कैंटोनमेंट एरियाज की डिलिमिटेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एरियाज, रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग अकोमोडेशन इन द कैंटोनमेंट एरियाज, एक्विजिशन और रिक्विजिशनिंग ऑफ प्रॉपर्टी फॉर डिफेंस सर्विसेज, ये सारे काम जो है ये डिफेंस डिवीजन की अप्रूवल से होते हैं। नो डाउट कि आर्मी के लिए करते हैं ये, लेकिन अप्रूवल इसकी डिफेंस डिवीजन देता है। Pardons, reprieves, respites, etc., all of personnel belonging to the armed forces. जो सजा दी जाती है आर्मड फोर्सेस के लोगों को ऑन डिसिप्लिन ब्रेकिंग के ऊपर, तो उसकी माफी कमी बेशी जो है वो डिफेंस डिवीजन करता है। माफ कर दे, सजा में कमी कर दे, कोई सेंश्योर कर दे, ये डिफेंस डिवीजन के परव्यू में फॉल करते हैं। सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिफेंस डिवीजन के अंडर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बास्टरी कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो जो फौज के जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं कैंटोनमेंट्स के अंदर, डायरेक्टरेट एडिट्स इंस्टीट्यूशंस, इनका बास्टरी कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स हैं ये डिफेंस डिवीजन के अंदर फॉल करते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप, CSS का ग्रुप है एक, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी डिफेंस डिवीजन में डील होती है। देन 15 से लेके 22 तक जो रोल थे इनके वो ओमिट कर दिए गए हैं। 23वां रोल है नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी। समुद्रों के बारे के अंदर अगर कोई पॉलिसी बनानी हो तो नेशनल डिफेंस डिवीजन जो है वो करता है। तो समुद्रों के बारे के अंदर जो भी पॉलिसी बनेगी उसकी अप्रूवल जो है वो नो डाउट नेवी उसको प्रोसेस करेगी, लेकिन अप्रूवल फाइनल जो है वो डिफेंस डिवीजन से होगा। 25वां रोल है नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटीज। समुद्र की हदूद के अंदर अगर कहीं मशकें वगैरह होंगी दूसरे मुल्कों के साथ तो उसकी अप्रूवल जो है वो भी डिफेंस डिवीजन देगा। समुद्रों का कुछ सर्वे करना है, एक कोई एलिमिनेशन ऑफ डेंजर्स करनी है तो डिफेंस डिवीजन की कंसल्टेशन से होगी। प्रमोशन ऑफ मैरीटाइम डिसिप्लिन जो है ये भी इसके डिफेंस डिवीजन के अंडर आता है। फिर इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स के अंदर मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ द सी पर्टेनिंग टू द मैरीटाइम अफेयर्स, इंटरनेशनल नेगोशिएशन एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज को भी यही करता है। लाइजॉन विद international seabed authorities and other international agencies in maritime field। समुद्रों से मुतल्लिका कोई कोई लाइजान दूसरे मुल्कों के साथ इंटरनेशनली करता है तो डिफेंस डिवीजन की अप्रूवल से होता है। बाकी जो है वो आपके 29th फंक्शन जो है वो हमारा ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन। वो था डिफेंस डिवीजन, ये डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन है। It lays down policies or guidelines on all matters related to defense production। डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर ये जो आपके टैंक बनते हैं, मिसाइल बनते हैं, ये सारे मैटर्स जो डिफेंस के फोर्सेस से मुतल्लिका होते हैं ये डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आते हैं। Procurement of arms, firearms, weapons, ammunition, equipment, stores and explosives for the defense forces, डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन डील करता है। Declaration of industry is necessary for the purpose of defense or for the prosecution of war। अब जब कभी वॉर लग जाती है तो उसके अंदर बहुत सारा जो एमुनिशन वगैरह बनता है उसको दूसरी इंडस्ट्री के जिम्मे लगा दिया जाता है कि चूंकि ज़रूरत ज़्यादा है तो उनको भी ये इख्तियार दे देता है कि आप भी ये चीज़ जो है ये बना सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड स्टोर्स को डील करता है ये। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफेंस साइंस रिसर्च विद सिविल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी काम डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन के अंदर आता है। इंडिजिनस प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड स्टोर्स डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आता है ये। Negotiation of agreements of MOUs for foreign assistance or collaboration and loans for purchase of military stores and technical know-how or transfer of technology ये भी डिफेंस प्रोटेक्शन डिवीजन के परव्यू के अंदर फॉल करती है। एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं अगर हमारे पास कोई ऐसी डिफेंस के अंदर कोई ऐसी चीज़ें बनती हैं बाहर के मुल्क जो हैं वो खरीदना चाहें तो वो डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन के साथ राब्ता उन्हें करना पड़ता है। तो इट इज़ द डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन जो कि इसको फाइनलाइज करता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन वॉक एंड के अंदर बहुत से ऐसे हमारे हैं जो कि एमुनेशन और ये राइफलें और इस टाइप के टैंक शैंक जो बनाते हैं
वो भी उनकी एक्टिविटीज एक्सपोर्ट करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन डील करता है। कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिफेंस प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस और एस्टेब्लिशमेंट्स। तो बाकी प्रोडक्शन की जितनी एक्टिविटीज हैं डिफेंस से मुतल्लिका, उसके जो बाकी काम हैं वो सारे के सारे इसके परव्यू में फॉल करते हैं। देन कम्स इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन जो है वो क्या करता है, इसके परव्यू में कौन कौन से फंक्शंस, रोल्स एंड ड्यूटीज आती हैं। नंबर वन, असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, programming and negotiation for external economic assistance from foreign governments and organizations। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जो है ये बाहर के मुल्कों के साथ जो हमें जो वो पैसे वैसे लेने का लेन देन होता है वो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन करता है। वो असिस्टेंस बाहर से लेनी है, ग्रांट्स लेनी है कोई, तो इस टाइप की चीजें जो है इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन डील करती है। Number two, matters relating to IBRD, IDA, IFC, ADB and IFAD। ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ हमारे जो पैसे का लेन देन है, इकोनॉमिक असिस्टेंस है, हमें कोई लोन चाहिए, तो इस टाइप की चीज़ें इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन डील करता है। इकोनॉमिक मैटर्स पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूएनडीपी, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, कोलंबो प्लान, और इस टाइप के जो जो असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले अदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के परव्यू में फॉल करता है। देन नेगोशिएशंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज जो हैं pertaining to the economic cooperation with other countries excluding RCD and IPECC, इनकी कोऑर्डिनेशन जो है नेगोशिएशन वगैरह वो भी ये करता है। असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, प्रोग्रामिंग एंड नेगोशिएशन फॉर सिक्योरिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू पाकिस्तान फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है वो भी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जो है वो काम करता है, उसके परव्यू में फॉल होता है, उसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है। 6 नंबर ओमिट कर दिया गया है। 7 नंबर जो है एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन ऑफ रेमिटेंसेस फॉर ऑल एक्सटर्नल डेट सर्विसेज, compilation and accounting and analysis of economic assistance from all foreign governments and organizations। ये जो रौला हमारे मुल्क में पड़ा हुआ है आजकल, IMF और दूसरा कर्जा लोगों का देने का, तो ये इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन इसकी मैनेजमेंट करता है। रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंटरनेशनल रीजनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी, वक्तन फक्तन चीज़ों की पॉलिसी की रिव्यू करता है, उनके प्लस माइनस देखता है कि जो हमारे जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को सूट करती हैं चीज़ें, ये हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती हैं, उनके बारे में ये स्टडी भी करता रहता है। प्रपोजल कंसर्निंग चेंजेस इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, आपने ये देखा होगा कि WTO का अदारा जो है वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, वर्ल्ड के अंदर क्या चेंजेस इकोनॉमिकली आ रही हैं, तो ये सारे फंक्शन जो हैं इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के दायरेकार के अंदर आते हैं। मैटर्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर UNDP सिस्टम्स, तो अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी हो किसी जगह किसी दूसरे मुल्क को UNO के अंडर की असिस्टेंस के तहत, तो भी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जो है ये इसकी सवाबदीद पर इसके इख्तियार के अंदर है, ये इन चीज़ों को आसान करता है, इसको डील करता है। देन बहुत से आर्डर जो हैं, बहुत से रोल्स इसके इससे वापस ले लिए गए। इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक के साथ 10वां रोल है, 11, 12 से लेके 24 तक रोल्स ओमिट कर दिए गए हैं।
फिर 25वां रूल है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फैक्ट ऑफ सेल जो है वो भी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के अंदर वर्क करता है। तो ये सारे रूल जो हैं ये इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के साथ आते हैं। तो अब आप प्लीज टेक 5 मिनट्स ब्रेक, देन फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। राजुल्ला साहब 5 मिनट की ब्रेक। राजुल्ला नाउ, आपका कुछ सवाल पूछ रहे थे, कुछ लोग पूछना चाह रहे थे। दे आर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चन दे हैव इन देयर माइंड। जी गालिब महमूद, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। जी जी। गालिब बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ गालिब, बोलो। ये ओमिटेड का क्या मतलब है? इनसे वापस ले लिए गए हैं या ये इख्तियार इनसे वापस ले लिए गए हैं या ये बताए नहीं जा रहे यहाँ पे? नहीं, वापस ले लिए गए हैं, किसी और को तफवीज कर दिए होंगे। उम्मीद का मतलब ये है कि विड्रॉ कर लिए गए हैं। सही सही। जी, एनीबॉडी एल्स? जी, मेरे तक आवाज नहीं आ रही आपकी। Those people who have raised their hands, they can ask the questions. Once again, I would suggest and uh, direct you people कि जितने भी फंक्शन जो हैं ये काफी काफी लंबी लिस्ट जो है, मसलन ये हमारे सामने जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है उसके 25 नहीं तो तकरीबन कोई 12-14 तो हैं, कुछ ओमिट भी हो गए हैं। तो प्लीज आप लोग सिर्फ 5-6 फंक्शन जो आपको अच्छे लगते हैं किसी भी डिवीजन के, उसको इम्तहानी नुक्ता निगाह से याद कर लें। सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम 5 नंबर तक पूछते हैं वो। तो 5-6 अगर आपने याद कर लिए हैं तो यू कैन अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो बार बार मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि सारे डिवीजन के फंक्शंस जो हैं वो मुझे आपको बताने हैं, और आप लंबी लंबी फहरिस्त इनके रोल्स की जो है वो उससे डर ना जाएं। तो जो 5-6 फंक्शन आपको इसमें से इम्पोर्टेंट लगते हैं आपके लिहाज से, उनके नोट्स बना के आप एग्जाम की तैयारी कर लें। एंड इफ देयर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट, तो मैं अगले पार्ट के ऊपर शिफ्ट करता हूं। पार्ट 3 ऑफ टुडेज लेक्चर, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर हम स्टार्ट लेते हैं। आप चूंकि समरी का वो तो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी इन कम्युनिकेशन। आईसीटी
stands for Information and Communication Technologies. This refers to technologies that provide access to information through telecommunication. ये आईसीटी के बारे में आपकी आगाही के लिए ये टॉपिक मैंने रखा है इसके अंदर के आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ जो है ये वन एंड द सेम थिंग. आईसीटी इज सिमिलर टू आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट with primary focus on communication technologies such as cell phones, wireless networks and internet. ICT जो है ये प्राइमरी फोकस इसका जो है वो सेल फोन्स हैं, वायरलेस नेटवर्क है और इंटरनेट जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं. In recent years, the world has arguably become irreversibly reliant on ICT for conducting both personal and business activities. आज आपने देखा होगा कि हमारे बिजनेसेस जो हैं या बाकी हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर जो बिजनेस जितना भी चलता है वो सारा का सारा आ गया है, डिजिटल फॉर्म के अंदर आ गया है. तो हमारे जो वायरलेस नेटवर्क्स हैं, जो इंटरनेट है हमारा जो चल रहा है यहाँ पर, इससे हमें जो है वाकफियत इससे होनी चाहिए, हमें इसको सीखना चाहिए, इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए. तो सारा जो रोल जो है इसकी सिग्निफिकेंस की वजह से आईसीटी के ऊपर आ गया है. तो हमें क्या देखना होगा? इट इज ऑल बिकॉज के इंक्रीज बैंडविड्थ बढ़ गई है. आजकल डेटा जो है वो ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर बैंडविड्थ इंप्रूव हो गई है. द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कम्युनिकेटेड एट ओनली वन टाइम continues to grow rapidly. बैंडविड्थ वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है और जो ये टेक्नोलॉजी ये बढ़ रही है, हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में मोर सोफिस्टिकेशन आ गई है. तो आईसीटी को सीखना, आईसीटी को पढ़ना, इस पर रिलाई करना जो है वो बहुत जरूरी हो गया. उसके बाद नंबर 2 इसका जो रोल है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इसके अंदर सोफिस्टिकेशन डे बाय डे आ रही है. इसमें वर्सेटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डे बाय डे मुख्तलिफ चीज़ें जो है हमारे वजूद में आ रही हैं, चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं. इसका जो मल्टी यूज टेक्निक्स हैं वो मेन स्ट्रीम मार्केट्स के अंदर बहुत इन हो रही हैं. Examples include tablet computers that can be used as telephones, smartphones with built-in cameras that can be used for video conferencing and hand-free communication available in most vehicles. आपने देखा होगा कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हमारे सेल फोन नित नए साइज स्मार्टफोन आ रहे हैं. हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर आप कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, वी आर टॉकिंग विद ईच अदर. हमारी गाड़ियों के अंदर जो है वो भी ये हैंड फ्री लगे हुए हैं और हम ड्राइव भी कर रहे हैं गाड़ियाँ और सुन भी रहे हैं. कैमरास हैं आपके फ़ोन के अंदर, जहाँ से जी चाहता है आप वीडियो बना लेते हैं, आप फोटो खींच लेते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स हैव probably changed the वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. इस सारी चेंजेस को डील करता है फील्ड आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो हमारे बदल गए हैं. बहुत सा बिजनेस जो है हमारा वो इसके ऊपर आ गया है. ऑफशोर हेल्प डेस्क बन गए हैं. इम्प्रूवमेंट इन technological capability combined with reduced cost of communication and local labor cost has been
has seen a trend in traditional home country based telephone help desk. ये सारी चीजें जो हैं आज हम एक मुल्क के अंदर बैठे हुए दूसरे मुल्क के अंदर अपना बिजनेस जो है उसको हम चला रहे हैं। तो ये बिजनेस मॉडल जो हैं ये सारे के सारे जो हैं नित नए जो हैं ये आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं। ग्रोथ ऑफ ऑटोमेटिक्स कॉल आंसरिंग जो है ये एक नया फीचर उसके अंदर आ गया है। A number of menu and sub menu options are offered which are then accessed through the telephone keypad. As a last resort, the caller is connected to a live person. ये सिस्टम जो है कितनी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी कि हमें घर बैठे बैठाए हर एक से हम बात भी कर सकते हैं। हम हाथ भी नहीं लाते, कान में लगा के वो हैंड फ्री अपने जो हैं वो अपने को आप सुन सकते हैं। Number three, supporters of the system say that it saves cost and filters high volume of callers. आप देखें कि ये हमारी टाइम बचाता है, हमारा कॉस्ट को सेव करता है। अब आप देखें कि यहाँ बैठे हुए आप कितने लोग जो हैं वो लेक्चर सुन रहे हैं, हमारा टाइम बच रहा है। आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, मैं भी अपने घर में बैठा हूँ, बट वी आर डूइंग द बिजनेस। हम लेक्चर दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। फिर ई कॉमर्स का जमाना आ गया है कि डेवलपमेंट इन आईसीटी इंक्लूड स्पीड बैंडविड्थ सिक्योरिटी एक्सेसिबिलिटी हैव meant that the world is genuinely becoming a global market which changes the business way. तो all this is possible due to the ICT. अगर आपको क्वेश्चन जो है वो आईसीटी के ऊपर आता है तो यू मस्ट बी वेल फेमिलियर विद द फैक्ट कि व्हाट डज दिस आईसीटी मीन्स। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या रेवोल्यूशन आ गया है, हाउ द दुनिया, हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड इनटू ए ग्लोबल मार्केट। हम दुनिया के एक कोने में बैठे हुए बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हम अपने कारोबार जो हैं वो कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। और ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा इनकलाब जो है वो आ गया है, मेरा ख्याल है कि हमारे तसव्वुर में भी ना था आज से कोई 40-50 साल पहले। इवन 40-50 तो खैर नहीं, इवन लेस देन दैट। ये तो 90 की दहाई में ये चीजें शुरू हुई हैं और आज पूरी मार्केट जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया गया है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर जो है ये सारी हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन चल रही है। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी इन कम्युनिकेशन। तो आईसीटी का नाम सुन के आपको पता होना चाहिए कि इट मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। व्हाट रोल दिस टेक्नोलॉजीज आर प्लेइंग, से आप वेल कन्वर्सेंट हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। ई कॉमर्स इसके चलता है और लेकिन इसके थोड़े से चैलेंजेस भी साथ चल रहे हैं। हमें जहाँ सहूलियात आ रही हैं आईसीटी की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, वहाँ थोड़े से चैलेंजेस भी, मुश्किलात भी आ रही हैं। क्या है? पहला चैलेंज हमारा ये है, बोथ पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंस में भी प्रोहिबिटिवली हाई टू कीप पेस विद रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। आज आपने देखा होगा कि एक अच्छा मोबाइल जो है वो तो बहुत महंगा हो गया है। नॉर्मल मोबाइल आपके 50-60 हज़ार के आ रहे हैं। तो हमारे खर्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं बस। वो कहाँ एक 3310 हमारा मोबाइल होता था शुरू शुरू में, वही बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। उससे पहले क्या वो कितने कितने बड़े मोबाइल सेट होते थे और लोग
कैरी करते थे अपने साथ, आज आप जेब में डाल के मूव कर रहे हैं। तो लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया है, चीजें महंगी हो गई हैं, क्वालिटी नो डाउट बढ़ गई है, लेकिन इससे हमारा पर्सनल और बिजनेस का खर्चा जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज जो हैं वो रैपिडली चेंज हो रही हैं। नंबर टू चैलेंज क्या है? पीपल एंड कस्टमर्स में सिंपली प्रेफर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। दूसरा चैलेंज ये है कि बहुत से लोग जो हैं अभी भी टेक्नोलॉजी से मुंसलिक होना नहीं चाहते, या वो उससे खौफजदा हैं या उनके इस्तेमाल का उन्हें पता नहीं है। दे प्रेफर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आमने सामने बैठ के बात करने को आज भी तरजीह दी जाती है। ये भी एक चैलेंज है कि ह्यूमन माइंड इज not accepting all these changes that are taking place rapidly in the world communication। हमारे चॉइसेस अभी भी बैकवर्ड कंट्रीज के फेस टू फेस कम्युनिकेशन के ऊपर हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तीसरा चैलेंज इसके अंदर ये है कि पीपल एंड बिजनेसेस में लैक द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट व्हाट टू बाई एंड हाउ टू यूज इट। बिजनेसेस और लोग जो हैं वो नेसेसरी स्किल्स उनके अंदर नहीं है, नॉलेज नहीं है कि वो क्या खरीदें और फिर उसको इस्तेमाल कैसे करें। अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, गरीब ममालिक पीछे हैं, क्योंकि इनके अंदर ना तो पैसा इतना होता है, ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती है, तो इसलिए इन्हें कोई समझ बूझ भी इतनी ज्यादा नहीं होती नई नई टेक्नोलॉजीज की। अब कितनी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, बट चार लोग ही उसको ऑपरेट करना जानते हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। Then to the strength and quality of internet connections vary substantially around the world। अब आप देखें कि हमारी जो क्लास चल रही है, आप इसके अंदर इंटरनेट का जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप इससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर वॉइस, या uh, इतनी फेमिलियरिटी उनके साथ नहीं है। तो इंटरनेट कनेक्शन तो मेरा ख्याल है हमारा कोई इतना एफिशिएंट नहीं है। तो दिस इज अगेन ए चैलेंज। हमें इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, to reduce the pace with the developed world। फिर पांचवा सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारा वो ये है कि इसके अंदर हमारे खदशात बहुत हैं। हमें ट्रस्ट जो है वो नहीं है और सिक्योरिटी नहीं। हम किसी पर एतमाद नहीं कर सकते कि हु इज कॉलिंग अस। आए रोज नए नए फ्रॉड्स जो हम होने होते हैं, हम उसको नहीं रोक पा रहे। हमारा सिस्टम हाईजैक हो जाता है, हैकर बैठे हुए हैं। तो ये ये सिक्योरिटी का और ट्रस्ट का इशू जो है ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, लेकिन गरीब ममालिक के अंदर ये ज्यादा है। दूसरे मुल्कों के अंदर जो कि एडवांस्ड हैं, वहाँ लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं और ऐसे गलत किस्म के प्रोग्राम जो है वो नहीं चलाते कि अगलों का ट्रस्ट जो है वो ब्रीच हो सके। सिक्योरिटी इश्यूज काफी हद तक बेहतर है, लेकिन गरीब ममालिक के अंदर हमारे ये दोनों चीजें जो है पाई जाती हैं। आए दिन बैंकों के अंदर फ्रॉड हो जाते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन लेके वो पैसे आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो अ, हमारे अंदर ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है। हम किसी के साथ कुछ चीज ओपन शेयर नहीं कर सकते कि हमें कहीं लॉस ना हो जाए। फिर आजकल एक बड़ी आपने एक बड़ी अजीब चीज देखी होगी कि पाकिस्तान के अंदर वीडियो लीक्स होती। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आप किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो
कुछ तो ख्यालात ही गरीब ममालिक के लोगों के गंदे होते हैं, और दूसरा ये है कि हमारा इतना सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है। कितना पिछले मेरा ख्याल है कोई साल के अंदर किस कदर वीडियोस जो हैं वो ऑब्जेक्शनेबल रिलीज हुई। इस वजह से लोग जो हैं अब डरते हैं इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। और फिर एडवांसमेंट इसके अंदर इतनी आ गई है कि आपकी आवाज़ को कॉपी कर लिया जाता है, आपको पता भी नहीं होता। और आपके नाम से बहुत सी इश्यूज जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। दिस रिलेट्स बोथ टू द लॉस ऑफ मनी एज वेल एज द कॉन्फिडेंशियल डेटा। आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो चोरी हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का एक इश्यू है। अ, मेरा ख्याल ये है कि इस वजह से लोग जो है स्केरी हैं, वो इस पर तवज्जो नहीं देते, इसको सीखने भी कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं फेस टू फेस बैठ के हम बात कर लें, दैट इज सफिशिएंट। तो बहरहाल एनी हाउ, चैलेंजेस अपनी जगह हैं, खामियां इस सिस्टम की अपनी जगह हैं, लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। तो इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन के व्हाट डू यू मीन बाय आईसीटी, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स, तो आपने चैलेंजेस डीमेरिट्स देने हैं आपने। और उसके बाद आपने जो इसके मेरिट्स देने हैं कि बिजनेस कितना फैल गया है और क्या क्या इसके फवाइद हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका ये पार्ट जो है वो कवर करेगा। तो with this I came to the end of today's lecture. Part 3 is complete. Your questions are invited. आपको सवाल पूछना चाहते हैं हम तो मोस्ट वेलकम। द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। फैजुल्ला साहब इन्हें अलाउ करें। सर मैंने अलाउ किया हुआ है सर, एक दो बंदों ने अच्छा, हाथ ठीक हो गया, रेस किया सर, उनको अलाउ किया हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं इनका क्वेश्चन आंसर बॉक्स देख लूं कि यहाँ क्या पूछ रहे हैं ये लोग। मोहम्मद उस्मान का क्वेश्चन ये है कि पांच पेपर्स करवाएंगे, जरूर करवाऊंगा, लेकिन पहले सिलेबस खत्म कर लें। लास्ट दो तीन लेक्चर जो हैं वो मैं पांच पेपर्स के ऊपर रखूंगा। लेकिन 27 28 जो हैं वो लेक्चर तो आपके इसके हैं। दो दो दिन मैंने दो लेक्चर जो हैं आपके वो क्वेश्चन आंसर सॉरी पास पेपर्स के लिए रखे हैं। अगर हमें टाइम मिला तो हम जरूर उसको करेंगे। और मोहम्मद हुमायूं ने ये क्वेश्चन रेज किया है कि 8:15 पर नमाज हो गई। हुमायूं साहब मैंने देखा ही लेट है, वरना आपको नमाज की ब्रेक दे देते। मैंने भी वैसे अभी नमाज पढ़नी। तो चले, आइंदा हम मगरिब की नमाज का टाइम जो है उसको भी टाइम फॉलो करेंगे, और जैसे आपने सजेस्ट किया इसको देखेंगे। जी पार्टिसिपेंट्स, आपका सवाल।
आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। मेरा ख्याल है आज पार्टिसिपेंट्स फैजुल्ला साहब बहुत ज्यादा थक रहे लगते हैं मुझे। जी जी सर, उनका वो तो इस्लामाबाद वाले, उनके और कोई क्लास भी नहीं था सर। बाकी सेंटर का सर कोई पता नहीं। क्योंकि इससे पहले भी लेक्चर था ना इनका ऑनलाइन। नहीं सर, ऑनलाइन नहीं था सर। फिजिकल लाहौर वालों की कोई फिजिकल अच्छा, क्लास लाहौर वालों का होगा कोई। लाहौर वालों की तो फिजिकल क्लास इससे पहले थी, लेकिन वो 5:30 बजे खत्म हो गई थी। थोड़ी ब्रेक थी, लेकिन घरों को पहुंचने में भी तो टाइम लग जाता है ना। जी जी। जी पार्टिसिपेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। जी पार्टिसिपेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो 1 मिनट के बाद फिर मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा। दिस इज द लास्ट कॉल फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। जी फैजुल्ला साहब, कोई नहीं है मेरे ख्याल मूड आज इनका।